नमस्कार दोस्तों। आज की जो तारीख है वो है 6 अगस्त। और आज का हम डेली 30 डिस्कस करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ व्यक्तित्व को देखेंगे, उत्तर प्रदेश के कुछ समाचार पत्रों को देखेंगे, साहित्य को देखेंगे। यूपी से रिलेटेड आज का टॉपिक होता है और करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को इसी के अंतर्गत देखेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थापना वर्ष दिया हुआ है और महत्वपूर्ण संस्थान दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और भाषा प्रशिक्षण केंद्र। ऐसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लगता है? आपको दो यहाँ पे लगेगा, एक उत्तर प्रदेश भाषा और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। तो यहाँ पे प्रश्न भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पे ही बनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कब स्थापित हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हुआ था 1976 को, 30 दिसंबर को। यहाँ पर दिया है 1966, तो ये गलत दिया हुआ है। यही सही इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन को पकड़िए, हर क्वेश्चन आपको रटा नहीं हो सकता। देखिए कहां से पूछा जा सकता है। जैसे यहां पे मैंने आपको बताया कि सिंधी है, ठीक है, दिया है, भाषा प्रशिक्षण केंद्र दिया है, लेकिन बनेगा तो इन्हीं दोनों में से बनेगा, भाषा संस्थान या उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। और इन दोनों में से भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? कई बार ये पूछा गया। उत्तर प्रदेश में हिंदी राजभाषा थी अकेली, लेकिन उसके बाद में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक की जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया और उर्दू एकेडमी की स्थापना भी की गई, है ना। तो भाषा घोषित तो बाद में हुई है 1989 में, लेकिन उर्दू एकेडमी की स्थापना उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की ये 1972 में ही हो गई थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना सन 1927 में हुई थी और इस एकेडमी का आदर्श वाक्य है विंदेम देवताम वाचम। हिंदुस्तानी अकादमी 1927 में स्थापित हुई और आप अल्फ्रेड पार्क या चंद्रशेखर आजाद पार्क उसको कहा जाए ज्यादा सही रहेगा, इलाहाबाद का जो कंपनी गार्डन चंद्रशेखर आजाद पार्क, उधर जब आप हनुमान मंदिर वाली रोड की तरफ जाएंगे तो आपको ये हिंदुस्तानी अकादमी दिखेगी इधर रोड साइड से। ठीक है, तो 1927 में ही स्थापित हुई थी, स्थापना हुई थी। और विंदेम देवताम वाचम इसका ये आदर्श वाक्य है। ये दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, हाँ, ये जो एकेडमी है ये राष्ट्रभाषा को विश्व की प्रमुख भाषाओं के समकक्ष बैठाने और सर्वांगीण उन्नति के लिए अपनी भाषा की इसको खोला गया था, यही संकल्प इसका था। 1927 में ये विलियम मॉरिस हुआ करता था, उसने इसका उद्घाटन किया था। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। 31 दिसंबर 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा के सम्यक विकास एवं प्रोत्साहन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें और जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यही है कि संस्कृत की वैज्ञानिक तथा अन्य महत्वपूर्ण कृतियों के हिंदी और अन्य दूसरी भाषाओं में अनुवाद और उनके प्रकाशन की व्यवस्था करना भी इसका कार्य था। ये कार्य तो आप जान ही जाएंगे, तिथि इंपॉर्टेंट है इसकी। उत्तर प्रदेश में 26 जनवरी 1968 को सभी कार्यालय में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। और दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में 1979 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। ये तो मैंने अभी डिस्कस किया है कि 1979 नहीं, 1989, 89 ना कि 79। तो दूसरा तो गलत हो गया, पहला सही है। 1968 में हिंदी को अनिवार्य किया गया था, उसके पहले सब जिसमें अंग्रेजी उर्दू जैसे भी काम होते थे, हिंदी को अनिवार्य 1968 में किया गया। विडंबना है कि हिंदी हमारी सारी भाषाएं, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और सब हम बोलते रहते हैं, उसके बावजूद भी दिक्कत में है, इसके रिजल्ट दिक्कत में है। मैं ये बोल रहा हूं तो अंग्रेजी मीडियम वाले ये नहीं समझेंगे कि मुझे उनसे दिक्कत है। उनसे क्या दिक्कत होगी, सिस्टम से दिक्कत है। भाषा है, दोनों में सब कुछ अगर अधिकार दिया गया, लेने का अधिकार है, तो इसके साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी मेरठ,
हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद आपने अभी पढ़ाई, प्रयागराज यहाँ पर आप कर सकते हैं, और फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी जो यहाँ पर दी हुई है मेरठ, ये वास्तव में उर्दू अकादमी लखनऊ में है। ये चर्चा में भी रही है योगी जी की जब गवर्नमेंट बनी थी तब, ठीक है। तो ये मेरठ में नहीं है, ये लखनऊ में है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ये भी लखनऊ, फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ, हिंदुस्तानी एकेडमी ये इलाहाबाद। ज्यादातर देखिए इसमें लखनऊ के हैं, सब एक साथ याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा था? और ये अखबार था, इसका संपादन लालजी द्वारा किया गया था, इसके संपादक लालजी थे। और ये जो अखबार था, कौन सा अखबार था? ये प्रथम अखबार था लखनऊ अखबार। बिल्कुल सरल सा नाम है, लखनऊ अखबार। लखनऊ अखबार ये सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं उनके जन्म स्थल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बीरबल जालौन या कालपी, जियाउद्दीन बर्नी आगरा, मदन मोहन मालवीय इलाहाबाद, और महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है? तो जियाउद्दीन बर्नी, देखिए ये बीरबल जालौन कालपी ये अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है, मदन मोहन मालवीय इलाहाबाद सही है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली सही है। यहाँ पर जो ये जियाउद्दीन बर्नी आगरा दिया हुआ है ये गलत है। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर के थे, बर्नी जो थे जियाउद्दीन बर्नी ये बुलंदशहर के थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के साहित्यकार और उनकी कृतियां दी हुई, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य मंजूषा, माथिली शरण गुप्त साकेत भारत भारती, मलिक मोहम्मद जायसी मेरा बचपन, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सूर साहित्य। तो सूर साहित्य पर इन्होंने मतलब सूर साहित्य पर उनकी अपनी समीक्षा है, उसको लिखा है। तो मलिक मोहम्मद जायसी क्या मेरा बचपन लिख सकते हैं? आप सोचिए, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत वाले नहीं लिख सकते। देखिए यहीं पे आपको की पॉइंट मिल गया, मेरा बचपन भी आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी का ही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि यही गलत है। बाकी ये लिस्ट आप याद कर लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी की अखरावट है, पद्मावत है, आखिरी कलाम है ना। अगला जो प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कामायनी तितली क्या सही है? दोनों सही है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र हठी हमीर, है ना, बात भी इनकी एक रचना है, निबंध। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला क्या भूलूं क्या याद करूं, यहाँ करूं पे बिंदी होगा, सब सही है इसमें, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। ये कृतियां आपसे पूछ ली जाती हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है? ऐसा भी प्रश्न, सेवा सदन, कर्मभूमि, वरदान, हठी हमीर। हठी हमीर जो है ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है, अभी भी हमने लिस्ट में देखा था। तो छांटने का आप सोचिए कैसे छांटेंगे, कैसे अलग करेंगे, कोई जरूरी नहीं सब आते हो। अगर हठी अमीर पता है नहीं है तो काम ऐसे भी बन जाएगा, अगर आपको सारी पता है तब भी ठीक है, तब तो बहुत बढ़िया है। जैसे गबन भी पूछी जाती है, गोदान भी मुंशी प्रेमचंद की, वरदान भी है, कर्म भूमि, रंग भूमि, ये सब रचनाएं हैं। ईदगाह पूछी जाती है बहुत बार। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की हठी अमीर है। कौन सा युग में सही सुमेलित है? साहित्यकार उनकी कृतियां, धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये दोनों सही हैं। राहुल संकीर्त्यायन, वोल्गा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा, और वृंदावन लाल वर्मा ये झांसी की रानी। कौन सा सही सुमेलित है? तो ये दोनों अगर सही आपको पता है सुमेलित है तो वृंदावन वर्मा भी सही हो जाएंगे, तो सभी सुमेलित हो जाएंगे, उपयुक्त सभी सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमृत प्रभात आगरा, दैनिक जागरण कानपुर मेरठ झांसी आगरा, हर जगह से होता है। हिंदुस्तान लखनऊ से होता है, और जगहों से भी हो सकता है, लखनऊ से भी होता है। नादर इंडिया पत्रिका अंग्रेजी में ये इलाहाबाद से होती है। अमृत प्रभात जो है, अमृत प्रभात आगरा से नहीं होता, अमृत प्रभात इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। तो पहला इसमें गलत दिया हुआ है अमृत प्रभात। ये यूपी स्पेशल के प्रश्न हैं, पूछ लिए जाते हैं, आप इसको कहाँ कहीं भी जोड़िए, हिस्ट्री में जोड़ लीजिए, कहीं भी जोड़िए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रवाद अलीगढ़, प्रेम प्रचारक आगरा, राष्ट्रमत कानपुर, ये पूछा गया है राष्ट्रमत, और जनयुग मेरठ। तो जो जनयुग है
जनयुग जो है, जनयुग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जनयुग मेरठ से नहीं है, ये लखनऊ से प्रकाशित होता है। कहां से? लखनऊ से प्रकाशित होता है। ये गलत है, बाकी सब यहां पर सही दिए हैं। इसका प्रकाशन लखनऊ से। नीर छीर, राष्ट्रमत, नागरिक, ये सब कानपुर से होते हैं। ठीक है। प्रेम प्रचारक आगरा से और प्रवाद अलीगढ़ से। हंस पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। क्या ये सही बात है? हंस पत्रिका, और हंस पत्रिका के संपादक पंडित जिगुल किशोर शुक्ल थे। हंस पत्रिका जो है ये प्रेमचंद के संपादकत्व में वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। दोनों की दोनों बातें यहां पर गलत दी हुई है। हंस पत्रिका के साथ नाम याद करिए प्रेमचंद का, और 1930 में ये प्रकाशित हुई थी वाराणसी से। ठीक है। उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक पत्र अभ्युदय का प्रकाशन 1907 में इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ। इसके संपादक कौन थे? अभ्युदय जो था इंपॉर्टेंट था, 1907 में प्रकाशित हुआ, और ये था मदन मोहन मालवीय का। जन्म भी इनका यहीं पे हुआ था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मुंशी सदा सुखलाल ने 1852 ईस्वी में सर्वहितकारी नामक साप्ताहिक पत्रिका हिंदी व उर्दू, यहाँ पर उर्दू करिए, इसको मात्रा चढ़ाइए, यहाँ पे उर्दू दोनों भाषाओं में निकाली थी। यहाँ पे निकाली हो जाएगा, निकाली थी। और तत्वबोधनी पत्रिका के संपादक, यहाँ पे जो प्रकाशित होती थी, उसके संपादक गुलाब शंकर थे। 1865 में बरेली से इसका प्रकाशन किया जाता था, तत्वबोधनी पत्रिका का। दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये निकाली थी, ये इन्होंने हिंदी और उर्दू में दोनों में, सदा सुखलाल ने, मुंशी सदा सुखलाल ने। और ये नाम था सर्वहितकारी साप्ताहिक पत्रिका का। और ये गुलाब शंकर जो थे, ये तत्वबोधनी पत्रिका के प्रकाशक। निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक पत्र को हिंदी एवं बांग्ला दोनों भाषाओं में तारामोहक मित्र ने वाराणसी से निकाला था? तो ये तारामोहक मित्र जो थे, इन्होंने निकाला था हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में सुधारक को, सुधाकर को, सुधारक नहीं, सुधाकर को, सुधाकर को निकाला था। वाराणसी से इसका प्रकाशन किया जाता था। 1850 में यह प्रकाशन हुआ था। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला उर्दू साप्ताहिक था। अगर ऐसा आपके सामने प्रश्न आए तो उसको सोचिए। बनारस अखबार था तो, लेकिन आपको भाषा भी देखनी है, तो हिंदी साप्ताहिक था, ना कि उर्दू। और बनारस अखबार को राजस्व प्रसाद सितारे हिंद जो थे, राजीव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी भाषा क्षेत्रों में प्रकाशित कराया था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला तो हिंदी के कारण उर्दू दिया है, ये गलत हो गया। तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 30 मई 1826 को कोलकाता से उदंड मार्टन नाम से निकला, जिसके संपादक कौन थे? तो ये जो पहला था, ये कलकत्ता से निकला था। हमने चर्चा भले यहाँ पे कर ली है, यूपी के साथ कर ली है, लेकिन इसका उदंड मार्तन जो था, ये पंडित जुगुल किशोर शर्मा जो थे, इनका संबंध यूपी से है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलकाता से ये निकला, लेकिन ये पंडित जुगुल किशोर शुक्ला जो थे, शर्मा नहीं शुक्ला, पंडित जुगुल किशोर शुक्ला, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के निवासी थे, कानपुरिया थे ये। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए करंट के प्रश्नों को देखते हैं। उमलिंगला दर्रा ये कहां पर स्थित है? तो उमलिंगला जो दर्रा है, ये लद्दाख में स्थित है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र जो है वहां पर स्थित है। बीआरओ ने अभी इसको निर्मित किया है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर मोट्रेबल रोड का यहाँ पर निर्माण किया गया है ना, इस दर्रे पर। और इस प्रकार का अब ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये रोड होगी, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। और मोट्रेबल दर्रे का खिताब खारदुंगला दर्रे के पास अभी तक था, इससे पहले जो ऊंचाई पर सबसे था, लेकिन अब ये हो जाएगा पूर्वी लद्दाख वाला है। और ये लद्दाख के चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ने के काम करेगी ये रोड। पावलोप ज्वालामुखी कहां पर अवस्थित है? तो पावलोप ज्वालामुखी, ये अभी 3 ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, 3 चरणों, अलग अलग चरणों में। और विस्फोट होंगे तो लावा निकलेगा, भाप निकलेगा। 6 अगस्त की बात है। और ये जो हुआ है, ये अलास्का प्रायद्वीप पर हुआ है, अलास्का पेनिनसुला पर ये हुआ है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कहां पर? अलास्का पर। ठीक है। और वैसे पावलोप में 2016 में विस्फोट पहले हुआ था,
5 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद ये फिर हो गया है। अलास्का प्रायद्वीप पर अप्लेसियन रेंज का एक स्ट्रेटोवॉल्केनो है, और ये 1980 के बाद से अमेरिका में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ज्वालामुखियों का एक टाइम होता है ना, तो 1980, 81, 83, 86 से 88, 96 से 97, 2007, 2013, 2014, 2016 ऐसे विस्फोट यहाँ पर होता रहा है। ठीक है। ग्रेट सिटिकन एक ज्वालामुखी है, ये एक स्ट्रेटोवोल्केनो है जिसमें काल्डेरा और गुम्मद शामिल है, और ये एंकोरोज से लगभग 1851 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऐसे सेमी सोपेचनाय ज्वालामुखी है, ये अप्लेसियन द्वीप पर स्थित है, तो इसके साथ ये भी जानकारी याद रखिएगा। प्रतिवर्ष 6 अगस्त को मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? 6 अगस्त 1945 की बात है, एक घटना घटी थी जापान में, और अमेरिका के द्वारा लिटिल बॉय परमाणु बम था वो गिराया गया था वहां पे, और 6 अगस्त को हिरोशिमा और फिर आगे नागासाकी पर। ठीक है। तो 6 अगस्त वाला जो दिवस है ये हिरोशिमा दिवस के नाम से मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इब्राहिम रायसी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इब्राहिम रायसी जो है अभी 5 अगस्त को नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं ईरान के। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 62% वोटों से इन्होंने चुनाव जीता है। 4 साल का वहां पे कार्यकाल होता है। मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी वो थे, और अब वहां के राष्ट्रपति हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? तो ये 4 स्कॉच पुरस्कार पश्चिम बंगाल को मिले हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत स्कॉच पुरस्कार इसने जीते हैं। शिल्पास्थी ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल ने प्लेटिनियम पुरस्कार जीता है। ऑनलाइन प्रणाली एक है शहरी क्षेत्रों के लिए ऑटो नवीनीकरण के नामांकन प्रमाण पत्र वाली जो प्रणाली है, उसने स्वर्ण पुरस्कार जीता है। और ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने के लिए ई नाथीकरण है, तो उसने पंजीकरण जो करता है, तैयारी करता है, डीड जमा करता है, उसने रजत पुरस्कार 2 जीते हैं। ये 4 पुरस्कार इनको मिले हैं। 8 जनवरी 2021 को लागू होने वाले संशोधनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया? तो उसके लागू होने के बाद, यानी कि जो संशोधन लागू हुए हैं उसके बाद 5वां देश जो बना है वो जर्मनी है, 8 जनवरी 2021 को, है ना। और जर्मनी जैसा प्रमुख अगर अर्थव्यवस्था, जर्मनी जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्था, सौर ऊर्जा अर्थव्यवस्थाएं जो हैं अगर इसमें शामिल, मतलब इसमें शामिल हो रही हैं, तो यहाँ पे कुल मिला के एक बात ये है, कहने का मतलब जर्मनी जैसे शामिल हो रहा है तो सशक्त होगा ये। 2015 की बात है, तब जब पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, तो पहले भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन और फिर सदस्य देशों की एक बैठक में नरेंद्र मोदी ने ये पहल शुरू की थी। फिर नवंबर 2016 में सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते को माराकेश मोरक्को में हस्ताक्षर के लिए ओपन किया गया था। ठीक है। तो 121 देशों तक सीमित थी पहले इसकी सदस्यता, जो आंशिक रूप से या पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के भीतर है, और उनको सूर्यपुत्र कहा था हमारे प्रधानमंत्री ने। तो जर्मनी जैसी प्रमुख सौर ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं को शामिल होने की अनुमति पहले नहीं थी, है ना, उस गठबंधन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी, जिसे विदेश नीति उपकरण के रूप में तेजी से देखा जा रहा है। तो इस तरीके से नवंबर 2015 में, कहने का मतलब ये बवाल में मत पड़िए, इसी कारण से मेरी अभी व्याख्या गड़बड़ हुई थी, बस ये जानिए कि कौन शामिल हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। बढ़िया काम किया गया है, खिलाड़ी को भी सम्मान मिलना चाहिए, खिलाड़ियों को, कोच को सम्मान मिलना चाहिए, सारा कुछ नेताओं के नाम पर ही क्यों रखा जाए। ठीक है। तो इसका नाम बदल दिया गया, 91-92 में इसका पुरस्कार का शुभारंभ किया गया था, और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें, और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक पदक दिया जाता है इसमें। और शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद इसके पहले प्राप्तकर्ता थे, पहला उन्होंने ही रिसीव किया था। और रोहित शर्मा को मिल चुका है, विनेश फोगाट को मिला है, कप्तान रानी रामपाल को मिला है। और अब इसका नाम बदल गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम कर दिया गया है।
अगला जो प्रश्न है, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां सीआरपीसी की किस धारा का अध्यारोहण करती हैं? तो राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है 433 है, एक क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल भी क्षमा कर सकते हैं, तो 433 ए के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का अध्यारोहण ये करती है। और हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई परिहार नीतियों की व्यवहार्यता पर विचार करने के दौरान अभी उच्चतम न्यायालय ने ये केस भी जानी है कि रिमिशन पॉलिसी जो हरियाणा की है उस पर बात हो रही थी हाईकोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में। तो अदालत ने इस बात पर विचार किया कि राज्य किसी आजीवन कारावास सजायाफ्ता अपराधी को न्यूनतम 14 साल का कारावास पूरा होने से पहले समय पूर्व रिहा कर सकता है। इसके लिए कोई नीति बना सकता है या राज्य सरकार के लिए दंड प्रक्रिया संहिता का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है, जिसके तहत यह निर्दिष्ट किया गया है कि न्यूनतम 14 साल का कारावास पूरा करने से पहले सजा का परिहार नहीं किया जा सकता। तो अगर ऐसा किया गया सीआरपीसी में तो कैसे राज्य करेगा? तो इसीलिए बात हो रही है कि ये जो ऐसा अगर अधिकार मिलेगा, राज्य को मिल गया, तो 433 ए जो सीआरपीसी की धारा है उसी में ये जिक्र है कि 14 साल का कारावास पूरा करने से पहले सजा का परिहार नहीं किया जा सकता, तो उसका उल्लंघन होगा। ठीक है। हरियाणा सरकार ने जो लागू की है नीति, उसमें अपराधी आजीवन कारावास की सजा जो भुगत रहे हैं, जिनकी उम्र 75 साल से अधिक है और वास्तविक सजा 8 साल पूरा कर चुके हैं, वो कहा जा रहा है कि वो रिमिशन के पात्र हैं, उनकी सजा याफ्ता की जाएगी। हाल ही में अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी स्वामित्व वाले आयुध कारखानों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने पर रोक लगाना। तो दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये अनिवार्य रक्षा सेवाओं को जारी रखने के संबंध का प्रावधान करता है ये विधेयक। और रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए जो भी वस्तु, उपकरण, उपक्रम, अस्त्र शस्त्र जो भी जरूरी हैं, तो उनको उनके उसमें अगर कोई काम कर रहा है तो अनिवार्य रक्षा सेवाएं मानी जाती हैं। और इसमें कोई भी व्यक्ति है, औद्योगिक प्रतिष्ठान है या इकाई जहां पर कोई काम कर रहा है, तो हड़ताल नहीं कर सकता, तालाबंदी नहीं कर सकता, उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन ये किया गया है। अगला जो प्रश्न है ये अंतिम प्रश्न है। अगर आप इस पूरे डेली 30 को पीडीएफ के तौर पर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टेस्ट दें, आप टेस्ट दे के अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहते हैं, वीकली टेस्ट देना चाहते हैं, 109 का ये सब्सक्रिप्शन है मंथली, आप आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप से ले सकते हैं, आपका मन हो तो। टेस्ट सीरीज भी वहां पर है, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको प्रैक्टिस के तौर पर मिलते रहेंगे। फुल लेंथ का पेपर हमारा होता है, आरओ का 140, पीसीएस का 150 क्वेश्चन। हाल ही में संपन्न हुआ टैलिस्मैन सेबर संन्याभ्यास 2021 में किस देश ने भाग नहीं लिया? तो ये जो देश है जिसने भाग नहीं लिया, ये इस देश का नाम है, सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए कि किसने किसने भाग लिया। यहाँ पे देखिए दक्षिण कोरिया लिख गया है, दक्षिण कोरिया होना चाहिए, गलती से लिखा है, इसको मैं पीडीएफ में सुधरवा दूंगा कल जब आपको दिया जाएगा, है ना। इतना तो आप होशियार भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने इसमें भाग लिया है। एक्सरसाइज टैलिस्मैन सेबर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और दक्षिण कोरिया। भारत 2023 में जो होगा उसमें अभी इच्छुक है कि भाग ले, ठीक है। और इसके साथ में इसमें जापान ने भी भाग लिया, कनाडा ने भाग लिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, यूके, इन सब ने भाग लिया। तो भारत ने भाग नहीं लिया है, 23 में भाग लेने का इच्छुक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। वायु और समुद्र में 7 देशों के लगभग 17,000 सैन्यकर्मियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और यूके भाग लेने वाले ये देश थे, साथ में जो मैंने आपको बताया। और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत ने भाग नहीं लिया है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जो विकल्प में दिया था साउथ कोरिया। 2023 में इच्छुक है भारत, देखिए क्या होता है। भाग लेगा तो आप न्यूज पढ़िएगा, डिस्कस तैयारी करने के क्रम में मत कीजिएगा। ऐसी शुभकामनाएं आपको हैं, तो आप लोग जल्दी सेलेक्ट हो जाए। आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहिएगा, लेकिन जो पहला उद्देश्य है वो जल्दी आपको प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।